अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा और इसराइल के बीच में जंग का आज छठा दिन शुरू हो चुका है और बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म का हमास की तरफ से अटैक होना, जिसकी मिसाल उनकी अपनी तारीख में नहीं मिलती। टेक्निकली, टैक्टिकली और बहुत ही साउंड किस्म का और अपने अंदर एक सरप्राइज़ का एलिमेंट लिए हुए ये जो गाज़ा और हमास का अटैक इसराइल पे ऐसा था जो कि जिसको अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है। और इसराइल जो है वो उसको कुछ समझ नहीं आई। मोसाद उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो नाकाम हो गई, सीआईए जो उनके बहुत करीबी एलाए हैं वो नाकाम हो गए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके फौरी तौर के बाद इसराइल ने बेइंतहा बॉम्बिंग, यानी 2000 से ज़्यादा बॉम्ब अटैक छोटे से इसराइल के अंदर, जो कि 40 10 किलोमीटर्स वाइड एक स्ट्रिप है, पतली सी, जिसके अंदर 22 लाख से ज़्यादा गाज़ा के पॉपुलेशन रहती है। वहाँ उन्होंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉम्बिंग अटैक अभी तक वो कर चुके हैं और उनका मज़ीद यही इरादा है और उनका बयान यही आ रहा है सामने कि उन्होंने पूरी गाज़ा को जो है ना वो ग्राउंड इन्वेजन करनी है। और जब वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर वो सड़कों पे किस तरह के क्लैशेस होंगे, किस तरह से एक दूसरे को मार रहे होंगे और कितना खून खराबा होगा। अभी भी मतलब हज़ारों की तादाद में गाज़ा के लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद ग्राउंड अटैक से क्या होने वाला है, ये तो बहुत ही लाइक डायर किस्म की सिचुएशन बन जाएगी। मगर इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं और हम ये देखना चाहेंगे कि इंटरनेशनल जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो इस सारी चीज़ का क्या है। आपको पता है कि फ़लस्तीन है वो अरब जो रीजन है, अरब वर्ल्ड है जिसको हम कहते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में प्लेस हुई हुई, यानी आप समझे कि अरब रीजन का हार्ट है ये फ़लस्तीन। और इस हार्ट के अंदर जो है वो तकरीबन 74 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं कि ये एक कांटा सा चुभा हुआ है इनके दिल के अंदर और इनके बिल्कुल मिडल में आकर के जो इजरायली हैं वो उनके भाइयों का खून कर रहे हैं मुस्तकिल, और उनके ऊपर ऑपरेशन और हर किस्म का जेनोसाइडल एक्ट्स उनके साथ कर रहे हैं कि उनकी पूरी पॉपुलेशन को ही वो वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से। और जो भी उनके सलूक है फ़लस्तीनियों के साथ, वो तमाम जो यूएन की जेनोसाइड के क्लॉज़ हैं वो तमाम पूरे उतर रहे हैं उधर, जो वो हरकतें उनके साथ कर रहे हैं। बहरहाल इस सारी सिचुएशन का के बारे में इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स क्या है और इसके पीछे छुपा हुआ एक इंटरनेशनल गेम क्या चल रही है। बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न कि ऑल्दो कि गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों में रिटेलिएटरी एक्ट्स तो होते ही रहते थे हर रोज़ आपको खबर मिलती थी कि किसी फ़लस्तीनी ने निकल के किसी एक इज़राइली फ़ौजी के ऊपर हमला कर लिया, या उनकी किसी एक चीज़ कहीं पे शूट आउट कर दिया, या फिर कोई इक्का-दुक्का इस तरह के वाक़यात तो कभी-कभी आपको यानी महीने में 8-10 दफ़ा भी सुनने को मिलते थे। और उसके नतीजे में जब वो एक रिटेलिएशन करते थे तो उसके नतीजे में इज़राइल जो है वो उनके 8 लोग 10 लोग मारता था। और यानी इसी साल में जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 250 से 300 फ़लस्तीनियों को वो वैसे भी मार ही चुके हैं। मतलब एक डेली बेसिस पे एक एक फ़ियर, एक डेली बेसिस पे एक chaos और एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी के माहौल में रहते हैं गाज़ा और वेस्ट बैंक के लोग। लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो इतना बड़ा मतलब एक कंसर्टेड किस्म का अटैक कर सकते? ये चीज़ तो किसी की सोच और वहमो-गुमान में भी नहीं था, क्योंकि गाज़ा के लोगों को पता है कि अगर वो एक इज़राइली को मारते हैं तो उसके बदले में उनके 10 मारे जाते हैं, या और उसके बदले में उनके 2-3 बिल्डिंग्स को बॉम्बों से वो गिरा देते हैं, तो वो किस तरह से सोच सकते हैं कि वो हज़ारों लोगों को जाकर एक ही दिन में मार सकेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती चाइना के ज़ेर असर हुई है पिछले 2 महीने पहले, आप समझ लें, या 3 महीने पहले, उस दोस्ती की वजह से पूरा जो अरब रीजन है वो एक तरह से यूनिटी उसके अंदर वापस आ गई। वही यूनिटी जिसको तोड़ने के लिए इज़राइल ने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, क्योंकि जब तक ये लोग थोड़े से भी यूनाइटेड थे तो ये इज़राइल के खिलाफ कोई ना कोई जंग करते ही रहते थे। मगर ईरान इराक वॉर जब हुई है
1980 में। उसके बाद से अरब यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि जो सऊदी अरब है वो ईरान से बेइंतहा ख़ाइफ़ हो गया कि ये ईरान जो है वो अपनी जहाँ पे भी उनकी शिया पॉपुलेशन है मुख्तलिफ़ अरब कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर वो रिबेलियंस को एक्साइट करता है और वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि उनका ख़्याल था कि सीरिया में जो बशार अल असद है उसको टोटली ईरान बैक कर रहा है। उनका ख़्याल था कि यमन में जो हूती पॉपुलेशन है उनको ये बैक कर रहा है, और उनका ख्याल था कि इराक के अंदर भी जो है शिया एलिमेंट्स हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक समझ लो डिवाइड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर शिया सुन्नी डिवाइड चल रहा था। आप उसके बारे में बात करो या ना करो मगर वो चल रहा था, और उस वो बहुत ही अफसोसनाक था कि दो मुसलमान जो तबके थे वो आपस में लड़ाई की वजह से उन्होंने पूरे अरब रीजन को एक जंग और एक मतलब टेंशन का एक आमाजगाह बनाई हुई थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनके बीच में कोई प्रोग्रेस, कोई तरक्की, कोई प्रोजेक्ट्स होने का इम्कान ही नहीं था। तो अब इतने दिहाइयों के बाद जो चाइना के ज़ेर असर इनके बीच में दोस्ती हुई है, तो डेफ़िनेटली इन्होंने बहुत कुछ सोच के, बहुत आपस में बातचीत करने के बाद ही ये दोस्ती इन्होंने आपस में की है। और उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि यमन की वॉर से भी ये दोनों निकल गए। उन्होंने कहा कि यमन की वॉर हम ख़त्म कर रहे हैं और हम आहिस्ता-आहिस्ता उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने सीरिया के साथ जो बशार अल असद के साथ दोस्ती कर ली। सऊदी अरब ने मुलाकातें भी हुई, डिप्लोमेसी भी शुरू हुई। ईरान के अंदर और सऊदी के बीच में आपस में एम्बेसीज़ खुल गईं। यानी बहुत सारा कुछ, ये एक बहुत बड़ा मेजर हिस्टोरिकल चेंज इनके बीच में आ गया। और जिस दिन से ये हुआ उसी दिन से इज़राइल को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस होनी शुरू हो गई कि अब ये जो यूनाइटेड हो गए हैं, तो और जब इनके बीच में अमन आ गया और यूनिटी आ गई और अब और ये मुल्क जो है आपस में प्रोजेक्ट्स करेंगे और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर इनको पहला ख्याल यही आएगा कि हमारे बीच में ये जो फ़लस्तीनी भाई हैं इनका मसला कैसे सॉल्व किया जाए, और फिर ये इज़राइल के खिलाफ कुछ ना कुछ इक़दामात करेंगे। तो ये थ्रेट जो इज़राइल को उसी दिन से बहुत शिद्दत के साथ होना शुरू हो गया, और उसी दिन से यूएस को और इज़राइल को हमने देखा कि वो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से सऊदी अरब से ये डिक्लेयर करवा दें कि वो इज़राइल के साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज़ कर रहा है, और इस चीज़ के वो पीछे लगे हुए थे। और सऊदी प्रिंस जो है वो कभी एक बयान दे रहा था, कभी दूसरा बयान दे रहा था, और उसने कुछ 1-2 हफ्ते पहले उसने ये बयान दिया कि हम बिल्कुल इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ कोई कंसेशंस की जाएँ, फ़लस्तीनियों के साथ सिलसिले को बेहतर किया जाए, उनकी जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको दिए जाएँ, उनका मसला रिज़ॉल्व भी साथ किया जाए, तो फिर हम नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे। तो यही बातें चल रही थी कि अचानक एक दिन वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चला कि हमास ने इतना बड़ा जो अटैक है वो इज़राइल के ऊपर कर दिया, और उसके साथ ही आप समझ लें कि वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात भी पीछे रह गई। और देख लें कि सऊदी अरब ने, ईरान ने और बाकी कतर ने, सब ने कंडेम किया इज़राइल को ही, और उन्होंने कहा कि जो भी हमास ने हमला किया है वो इज़राइल की ही गलतियों की वजह से किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमास को कंडेम करते हैं या हमास को हम कह रहे हैं कि रुक जाओ, अपनी चीज़ों से बाज़ आ जाओ। ये बात उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने सबने ये कहा कि ये इज़राइल अगर इतने सालों से इनके ऊपर ये मतलब मज़ालिम ना कर रहा होता, बेइंसाफ़ी ना कर रहा होता, तो ये अटैक ना होता हमास की तरफ से। गोया कि एक तरह से ये सऊदी अरब ने मतलब लाल झंडी दिखा दी इज़राइल को। अब उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है कि आपस में टॉक्स हो रही हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस की मैं आपके साथ खबर शेयर कर रही हूँ कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है एमबीएस और ईरानियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जो है आपस में फ़ोन कॉल पर इज़राइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया है, और उन्होंने कहा कि ये 5वां छठा दिन जो हो गया है, तो अब इसको किस तरह से रिज़ॉल्व किया जाए। यानी आप ये देखें कि कल तक, यानी चंद महीने पहले तक जो सऊदी और ईरानियन एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के गला काटने के ऊपर लगे हुए थे, और आज वो दोनों मिलकर बात कर रहे हैं कि यार किस तरह से इज़राइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए।
और दूसरी तरफ मैंने आपको इस साथ पहले भी शेयर किया ये न्यूज़ कि ईरान ने तो खुल्लम-खुल्ला ये बात की है कि वो हमास के साथ खड़े हैं और वो उनको कतई तौर पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं समझते। उनको वो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं और वो समझते हैं कि फ़लस्तीन के कॉज़ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया। यानी उन्होंने इस तरह से बात की। ऑल्दो कि सऊदीया ने ये इस तरह के से खुलकर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये कि गलती जो है इसमें हम इज़राइल की समझ रहे हैं। तो अब ये डिप्लोमेसी चल रही है। इसके अलावा और क्या डिप्लोमेसी चल रही है मैं आपको दिखाती हूँ। एर्दोगान क्रिटिसाइजेस यूएस फॉर मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर क्लोज टू इज़राइल। यानी इज़राइल मेडिटेरेनियन में तो उनके कहीं न कहीं जहाज़ खड़े ही होते हैं। साइप्रस भी उनका एलाय है और भी कुछ एलाइज़ हैं तो इनके जहाज़ होते हैं लेकिन उन्होंने वो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जहाज़ बहरी जहाज़ वो बड़े-बड़े उनको इज़राइल के करीब लेकर आकर खड़ा कर दिया है। तो ये जब से ये बात समझ में आई है ये 2 दिन पुरानी ये खबर है तब से मतलब काफ़ी मुसलमान जो ममालिक हैं उन्होंने इस बात पे खफ़गी ज़ाहिर की है कि क्यों यूएस अपने एयरक्राफ्ट करीब लेकर आ रहा है। वो इज़राइल को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं लेकिन वो इस तरह से अरब वर्ल्ड को एग्रीवेट करेगा और मुसलमानों को एग्रीवेट करेगा कि क्यों खुलकर इस तरह से इज़राइल का साथ दिया जा रहा है क्योंकि अगर यूएस अब खुलकर उनका साथ देगा, जैसे कि वो हमेशा करता रहा है, तो अब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि टर्की की जो आर्मी है वो फर्स्ट टॉप 20 मिलिट्रीज़ में अब काउंट होती है। सऊदी अरब की जो आर्मी है, ईरान की आर्मी और इवन इजिप्ट की आर्मी, ये सब आर्मीज़ जो हैं इस वक़्त दुनिया की टॉप 20 आर्मीज़ के अंदर इनका रैंकिंग होता है और इस वक़्त वो हालात नहीं है। जबकि पहले मतलब हुआ करती थी इज़राइल के साथ जंगें अरब्स की तो उस वक़्त वो नए-नए आज़ाद हुए हुए कंट्रीज़ थे, वो वीक थे, उनके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं था, कोई उनके पास तरक्की नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो उनके पास बहुत एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत वेपन्स उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो अब सिचुएशन डिफरेंट है, अगर यूएस जो है वो खुलकर इस तरह आएगा, तो सऊदी अरब या ईरान या इजिप्ट भी कह सकते हैं और इवन टर्की और एर्दोगान तो हमेशा प्रो पैलेस्टीन बात करता है। तो एर्दोगान ने कंडेम किया कि इस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को क्लोज तुम करीब क्यों लाए उसको दूर कर दो क्योंकि इससे तुम हमें एग्रीवेट कर रहे हो। तो और भी मैं आपको बताती हूँ क्या डिप्लोमेसी चल रही है। मैं एक और जगह से आपको बताती हूँ। ओआईसी की मीटिंग भी हो गई है, इमरजेंसी अरब मिनिस्टर्स जितने भी इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बोला कि जो है इज़राइल और जो पैलेस्टीन का इश्यू है इसको आप रिजॉल्व करो, बहुत ज़रूरी हो गया और इसको टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ इसकी ये बात लेकर के चलो। ये वेडनेसडे वाले दिन इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है और आपको पता है टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए पैलेस्टीनियंस हमेशा एग्री होते हैं लेकिन इज़राइल के लिए भी यही बेहतर रास्ता है लेकिन वो हमेशा इसको प्रैक्टिकली इसकी तरफ कभी भी नहीं आता। वो हमेशा वो नहीं चाहता कि इज़राइल को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए एज़ अ कंट्री और पैलेस्टाइन को भी एज़ अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया जाए और वो दोनों अपनी-अपनी लाइफ जो है वो खुद इंडिपेंडेंटली गुज़ारें बल्कि वो शायद चाहता है कि उनकी हमेशा डोमिनेंस रहे और वो हमेशा इनके ऊपर मज़ालिम करते रहें, इनको तंग करते रहें और इवेंचुअली इनकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म करके पूरे ही फ़लस्तीन के ऊपर इज़राइल बना लें। तो इस वज़ह से वो टू स्टेट सॉल्यूशन पर भी नहीं आते। तो अब अरब लीग जो है वो इकट्ठी हुई है और उन्होंने बोला है कि हम जो है ये टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं बात को। अच्छा इजिप्ट डिस्कसेस गाज़ा एड रिजेक्ट्स कॉरिडोर फॉर सिविलियंस। आपको पता है कि 2 दिन पहले जो बाइडेन ने ये कहा था कि मैं इजिप्ट के साथ बातचीत कर रहा हूँ इस बारे में कि क्योंकि अब एक तो वो बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इज़राइल जो है गाज़ा की और दूसरा कि वो ग्राउंड इन्वेजन भी करना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि इजिप्ट जो है वो अपनी तरफ से रास्ता खोल ले ताकि सिविलियंस जो हैं वो सेफ कॉरिडोर के थ्रू सनाई डेजर्ट में आ जाएं ताकि उनकी जानें बच जाएं।
तो लेकिन ये कितना गलत बात है अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि गाज़ा के लोग अपना जो घर है उसको हमेशा के लिए छोड़ दें और वही जो इज़राइल चाहता है कि पूरे के पूरे गाज़ा के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले और उसको खाली करके वो अपना बना ले, तो वो तो चीज़ ये गाज़ा के लोग या इजिप्ट बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुस्लिम वर्ल्ड ये नहीं चाहता कि ऐसा हो और इजिप्ट ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी है कि ये मैं कॉरिडोर नहीं खोलूँगा कि गाज़ा के तमाम जो 22 लाख लोग हैं वो कॉरिडोर से बाहर निकल के हमारे मुल्क में आ जाएँ। तो ये तो नहीं होगा, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है। ये तो जंग को मज़ीद तवालत देने की बात है और इस जो फ़लस्तीनी जो इश्यू है उसको मज़ीद बढ़ावा देने की बात है। तो ये उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि जो है मैं एड के लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार हूँ कि अंदर एड चली जाए, खाना चला जाए और चीज़ें चली जाएँ, लेकिन मैं जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। सीसी ने कहा कि जो सिविलियंस हैं वो वहाँ से निकल के सिनाई में आ जाए। तो इसका हल तो यही होना चाहिए कि सीज़ फायर हो जाए, बिल्कुल बॉम्बिंग खत्म हो जाए और गाज़ा के अंदर कोई भी इज़राइली फ़ोर्सेस एंटर ना हो, बल्कि उनके बीच में बातचीत हो और जो भी जिसके इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए। तो ये चीज़ चल रही है। एक और ये एनालिसिस ये हार्ट्स जो है वो इजरायली न्यूज़पेपर है और उन्होंने ये एनालिसिस निकाला था 2-3 दिन पहले और बड़ा अच्छा उन्होंने ये बात कही है कि हमास ने सीज़ेस कंट्रोल ऑफ मिड ईस्ट एजेंडा विद इजराइल अटैक, यानी ये जो अटैक हमास ने किया है इसके ऊपर लाइक इसका नाम है इसराइल के ऊपर, तो इस अटैक इतना जो सीवियर और भरपूर अटैक है, इससे उसने मिडल ईस्ट एजेंडा को अपने हाथ में ले लिया है। यानी जो अब्राहम अकॉर्ड्स होने थे सऊदी और इज़राइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन वो भी रुक गई और मज़ीद तमाम जो मामलात हैं मिडल ईस्ट के वो अब डिपेंड करेंगे हमास की और गाज़ा की सिचुएशन के ऊपर और अगर हमास और इज़राइल के बीच में मज़ीद ये जंग बढ़ेगी तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में अब तमाम चीज़ें मूव करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये अगर हमास ने जो काम किया इससे की वजह से पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को उसने इस वक़्त फ़ौरी तौर पे अपने हाथ में ले लिया है और मतलब ये बहुत बड़ा उसका एक एक्ट था। इज़राइल जो है वो पहले ही आइसोलेटेड फ़ील कर रहा था और अब हमास के इस हमले से वो मज़ीद आइसोलेटेड फ़ील करेगा। तो समझने की बात ये है कि मतलब लेट मी शो यू वन लास्ट न्यूज़, उसके बाद हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि ज़ेलेंस्की ने भी इस बारे में बात की है और उसने भी कुछ कहा है। उसने ये कहा है कि जो रशिया ने हमारे साथ किया और वही एग्ज़ैक्टली हमास जो है वो इज़राइल के साथ कर रहा है। यानी रशिया कितना बड़ा मुल्क है और यूक्रेन छोटा-सा है। वो कह रहे हैं नहीं, रशिया बिल्कुल वही है जो हमास है। हालाँकि हमास तो वो है जिनके ऊपर इज़राइल के मज़ालिम दिन-रात होते हैं, अपार्थाइड हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। मगर ज़ेलेंस्की जो है वो आपको पता है थोड़ा-सा उसका दिमाग मतलब अजीब-सा है। वो उसने कहा है कि नहीं, हमास जो है एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है जो रशिया है। हमास भी टेररिस्ट है, रशिया भी टेररिस्ट है। हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, मिलिशिया है और रशिया टेररिस्ट स्टेट है। तो और उसने कहा कि ये जो हमास का हमला है ये पुतिन ने करवाया है। वो मतलब उसके आप देख लें दिमाग कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन की वॉर से तवज्जो हटाने के लिए इंसाइट किया है हमास को कि वो अटैक करे और उसके साथ ही उसने ईरान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि ईरान जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के अंदर भी है क्योंकि वो मुस्तकिल अपने ड्रोन्स देता रहा है रशिया को यहाँ इस्तेमाल करने के लिए और वही जो है पीछे लगा हुआ है हमास के भी और हमास से भी जो हमला है वो भी ईरान ने करवाया। यानी ज़ेलेंस्की जो है वो इस किस्म की ऑल फॉल अब इस तरह की बोलने शुरू हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ऑल फॉल भी नहीं है क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि बिगर पिक्चर एक होती है, ग्लोबल पिक्चर एक होती है कि यूक्रेन के अंदर यूएस जो है वो वॉर को हार रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी वो वॉर को हार रहा है, लेकिन वो ड्रैग कर रहे हैं और वो ड्रैग करने की उनकी आदत है। आपने देखा 20 साल वो अफ़गानिस्तान में बैठे रहे, ड्रैग करते रहे सिचुएशन को। वो कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि वो आसानी से वहाँ से महाज़ को छोड़ के निकल जाएँ, बल्कि वो कहते हैं कि चलो हम बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट वो मुल्क तो तबाह हो रहा है ना। कुछ तो इनको तकलीफ़ पहुँच रही है ना। तो इसलिए वो हमेशा अपनी वॉर्स को ड्रैग करते रहते हैं।
तो इस ड्रैग एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए शायद चाइना और रशिया ने ये सोचा कि कोई कोई और ऐसी काम करते हैं जिससे इन सबकी तवज्जो फ़ौरी तौर पे यहाँ से हट जाए। तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है चाइना की दोस्ती सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ और उनके बीच में मामलात तय करवाना और उसके बाद जो है इनको लाइक एक जियोपॉलिटिकल जो प्रॉस्पेक्ट चेंज करना बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बातें कई महीनों से आप सुन ही रहे हो। तो वो बिल्कुल हो सकता है कि सऊदी और ईरान के साथ बैठकर उन्होंने बात की हो कि इस तरह से हमास अगर हमला करता है तो उससे पहले तो बात है पैलेस्टीनियन जो इशू है वो दोबारा से मंजर आम पे आ जाएगा। दोबारा से हम उसके लिए कुछ एफर्ट्स करना शुरू करेंगे और यूक्रेन से भी मामले को जो है वो हटाया जा सकेगा और यूएस और इजराइल दोनों के ऊपर ये हमारी तरफ से एक प्रेशर पॉइंट बिल्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि ऐसे हुआ हो क्योंकि ये तो सच है कि जो हमला इस वक्त गाजा में गाजा और के अंदर से हमास ने किया है वो इतना फैला हुआ था कि उन्होंने 5-6 बल्कि 7-8 टाउनशिप जो करीबी हैं उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। वो पूरा टाउन्स को उन्होंने पकड़ लिया और फिर वहाँ पर उन्होंने बेशुमार फायरिंग करके हज़ारों लोगों को मार भी दिया और सैकड़ों को उन्होंने अपना कैदी बनाकर वापस गाज़ा ले गए और आपको पता है कि उन्होंने स्पेशल ड्रोन्स इस्तेमाल किए जिससे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो टावर्स थे इर्द गिर्द तमाम फेंस के साथ लगे हुए थे वो जो रिकॉग्नाइजेंस टावर्स जिससे वो इंटेलिजेंस लेते रहते थे इजरायली कि क्या हो रहा है फेंसेस के इर्द गिर्द। तो वो सबसे पहले उन्होंने उनको उड़ाया यानी कि वो जो इंटेलिजेंस है उसको ब्लाइंड कर दिया और फिर उन्होंने अचानक आकर और पैराग्लाइडिंग के थ्रू आकर उन्होंने हमले किए और कब्जा किया उन्होंने शहरों इन टाउनशिप्स के ऊपर और उसके बाद उन्होंने जो मिसाइल्स दागे हैं वो एक तो लो इंटेंसिटी के इर्द गिर्द उन्होंने गिराए हैं जो कि उनके पास पहले होममेड टाइप के होते थे लेकिन उन्होंने उनके पास बड़े वाले थोड़े कदरे बड़े मिसाइल्स भी थे ताकतवर जो कि एशकेलॉन तक भी गए जो कि अशहद तक भी गए और इवन वो तेल अवीव जो उनका कैपिटल है उसके इर्द गिर्द भी वो बॉम्बिंग वो वहां तक भी वो मिसाइल गए। तो इसका मतलब यही है कि भरपूर किस्म का हमला था और इसमें डेफिनेटली इतने सारे मिसाइल उनके पास होममेड तो नहीं थे और डेफिनेटली वो इधर उधर से आए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जो गाजा है वो टोटली इस तरफ से बंद है। यहाँ पे फेंसेस भी लगी हुई हैं और यहाँ पे बीच में 1 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की जो ये रेड स्ट्रिप है ये नो गो एरिया है यानी कि यहाँ पे खाली रहती है ये जगह। तो इस तरह इसराइल को पता होता है कि यहाँ पे कोई बंदा एंटर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये नो गो एरिया उसके बाद फेंसेस उसके बाद ये टावर्स बहुत सारे जो कि उनको हर वक्त दिखाते रहते हैं वीडियो पे कि क्या यहाँ पे कोई कुछ हो रहा है एक्टिविटी या नहीं ये सब। और फिर समुद्री रास्ता भी टोटली बंद यानी ये जो 6 नॉटिकल माइल सिर्फ फिशिंग के लिए अलाउड और यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स सिर्फ फिशिंग के लिए अलाउ। इससे आगे तमाम इजरायली शिप्स खड़ी होती हैं और ना ही किसी बाहर मुल्क के शिप को अंदर आने देती हैं ना ही यहाँ से जाने देती हैं। तो फिर किस तरह से ये वेपन्स जो है यहाँ इसके अंदर आए। दो ही रास्ते हैं एक तो ये इजिप्ट के साथ जो छोटा सा बॉर्डर मिलता है उसमें रफा क्रॉसिंग भी है एक रफा क्रॉसिंग है और एक सलाउद्दीन गेट क्रॉसिंग है। ये दो क्रॉसिंग है जिनको इसराइल जो है वो कभी कभी बॉम्ब भी करता रहता है बिकॉज वो जब भी उसको शक होता है कि यहाँ से वेपन्स आ रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने छुप करके यहाँ इसके बीच में से टनल्स भी जमीनी रास्ते बनाए होते हैं अंडरग्राउंड रास्ते टनल्स जिनके थ्रू वेपन्स आ सकते हैं। तो अगर इजिप्ट चाहे तो वो इनको यहाँ से छुप करके ये दे सकता है। और दूसरा तरीका यही हो सकता है कि यहाँ पर जो बाहर से ईरानियन शिप्स या टर्की की शिप्स यहाँ से गुजर रही हैं वो यहाँ पर ड्रॉप कर दें और यहाँ से नीचे से जो है इनके फिशिंग बोट पर से स्विमर्स नीचे जाएं और नीचे से वो डाइव करके उन वेपन्स को लेकर के और यहाँ पर ले आएं और चुप करके यहाँ से भी कोई अंडरग्राउंड टनल बनाकर और यहाँ से इधर तक ले आएं। तो ये सब कुछ हो सकता है। तो ये इस तरह से हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा और कि एक तो गाजा ने इर्द गिर्द अपने ये
सारे हमले किए हैं। और उसके अलावा आप ये देख रहे हो, ये वेस्ट बैंक है, ये जो रेड बॉर्डर के बीच में ये सारा वेस्ट बैंक है, और ये सारा इधर तक इसराइल चला आ रहा है। और इसराइल का बॉर्डर जो है यहाँ पर इतना बड़ा लेबनान के साथ मिलता है, और लेबनान में से हिजबुल्लाह ने फायरिंग भी की है, रॉकेट्स भी गिराए हैं, और उनकी भी बीच में आपस में एक छोटी सी वॉर इस वक्त वो भी चल रही है। और ये छोटा सा बॉर्डर जो है सीरिया के साथ भी इनका यहाँ पे लगता है। ये गोलान हाइट्स एक्चुअली सीरिया का सारा एरिया है जो कि इसराइल ने बहुत सालों से कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ से सीरिया से भी बॉम्बिंग कुछ ना कुछ हुई है इधर, और ये इधर भी हमला हुआ है। सो सिचुएशन इस किस्म की है कि अगर ये पार्टीज चाहें तो ये एस्केलेशन बहुत आगे तक जा सकती है, और अगर ये चाहें तो कुछ मिल बैठकर बात करके इसको सीजफायर की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझो कि कूल डाउन हो जाएगा मामला इतनी आसानी से बगैर किसी नतीजे पे पहुंचे, तो वो ज़रा मुश्किल लग रहा है। बिकॉज इस वक्त मुसलमान जितने भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, अरब कंट्रीज, वो भी बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान भी जो है हम इनका एलाय है, सऊदी अरब का और इन सब का पैलेस्टीन के साथ हमारी बहुत करीबी मतलब दिली एक रिश्ता है। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 7th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के रैंक पे इस वक्त आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान भी चाहे तो वो भी इनकी हेल्प कर सकता है। सो मुस्लिम वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट जैसे कि आज से 30-40 साल पहले था। उतना जो है वो वीक नहीं है। अभी वो अगर चाहें तो इवन सऊदी अरब से भी अगर जहाज उड़ें तो ये छोटे से इसराइल में बेशक उनके पास जितनी मर्जी फायर पावर है, वो उनके ये जो 8-10 छोटे छोटे शहर हैं इनको एक ही दिन में वाइप आउट कर सकते हैं। अगर इसराइल गाजा को एक दिन में वाइप आउट कर सकता है, तो सऊदी अरब और टर्की और इजिप्ट मिलकर भी इन सबको भी एक दिन में इसराइल को वाइप आउट कर सकते हैं। सो this is the existential threat that Israel is facing right now at the hands of the Muslim world, at the hands of the Arab world. और ये एक बिल्कुल काया पलट हुई है, स्पेशली ईरान और सऊदी की दोस्ती के बाद। थैंक यू।